नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशल से पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640। फिर से आप देख लीजिए, ये मिस्टेक हो गई थी। 9897781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित, इसके साथ ही यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित जो भी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक हमारा यूजीसी नेट का ये जो आपका वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सोशियोलॉजी की भी क्लास एक रेगुलर बेसिस पर सुबह जूम ऐप पे चल रही है, और अगर आप उससे संबंधित क्लास लेना चाहते हैं या जो भी वीडियोस हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाइए वो देख सकते हैं। और क्वेश्चंस को और कुछ उसकी जो व्याख्याएं हैं, जो भी एक डिटेल्ड है सारी चीज़ें, वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्लास के बारे में या उससे संबंधित जो कोई जानकारी लेना होगा आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र जो भी है उसमें ये हमारा 6 वाला वीडियो है। तो 6 वाले वीडियो में इसमें हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो भी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रकृतिवाद, दूसरा ऑप्शन है यथार्थवाद, तीसरा ऑप्शन है आदर्शवाद, चौथा ऑप्शन है व्यवहारिकता। तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? आपको बताना चाहूँगा आदर्शवाद। क्या आंसर होगा? आदर्शवाद। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया यानी अधिगम जो लर्नर्स की जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो उसकी अधिगम प्रक्रिया होती है। उसमें कहा जा रहा है कि जो वैयक्तिक जो मतभेद हो वो कम से कम महत्व दिया जाता है। तो प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, व्यवहारिकता, और इसमें क्या हो जाएगा? आदर्शवाद। तो आदर्शवाद में क्या होता है? वैयक्तिक जो मतभेद होते हैं, यानी यहाँ पे समानता, यहाँ पे मतभेद नहीं, यहाँ पे समानता, वैयक्तिक समानता पर बल दिया जाता है, ना कि मतभेद पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदर्शवाद इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दूँ। हाँ, क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रयोगात्मक शिक्षण। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, प्रयोगात्मक शिक्षण होता क्या है? प्रयोगात्मक शिक्षण होता है किसी तत्व के बारे में, किसी कोई विषय है और उस विषय से ऑलरेडी उस विषय के बारे में जानकारी होती है, उस जानकारी में और विस्तार करने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या नई जानकारी प्राप्त करने, और नई जानकारी प्राप्त करने के साथ ही जानकारी में विस्तार करने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोगात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो ये शिक्षण, इसमें क्या क्या कौन कौन सी गतिविधियाँ कब कब कोई एक शिक्षक प्रयोग करता है? तो आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले वो आत्मसात होना। ये इसके संबंध में सबसे पहले वो क्या करता है? विषय, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं तो विषय के नहीं, पहले विषय, पहले क्या होगा? आत्मसात होना। फिर दूसरा आएगा समायोजित करना, और फिर तीसरा पॉइंट आएगा रूपांतरण होना, और लास्ट होगा भिन्नमत होना। ये सब सारी क्या है? गतिविधियाँ हैं किसकी? प्रयोगात्मक शिक्षण की गतिविधियाँ हैं, जिनको चक्रीय रूप में क्या करता है? वो प्रयोग करता है, और फिर उसके बाद सर्कुलर रूप में फिर यहीं पे आ जाएगा आत्मसात होने पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ से शुरू हुआ था? आत्मसात यानी तीसरा, पहला, और फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद फोर्थ, भिन्न मत होना। ठीक है, तो इसके अनुसार आंसर आपका कोड में कौन सा होगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का। हम प्रायः यह कहते हैं कि, ध्यान सुनिएगा, हम प्रायः यह कहते हैं कि दो छात्र एक जैसे नहीं होते।
अब वो किन किन आधारों पर नहीं होते, देखिए मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर जिसको समझना है और ज़्यादा तो जाके पीछे वो देख सकता है कि किस प्रकार मैंने छात्रों के आधार पर विभिन्नता को समझाया था। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हम प्रायः कहते हैं कि कोई दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते हैं, निम्नलिखित में से किस आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो आपको इसमें आधार दिए गए हैं, आधार को आपको समझना होगा कि किन किन आधारों पर व्यक्तिक विभिन्नता होती है या छात्र की जो विभिन्नता होती है किन किन आधारों पर होती है। पालन पोषण, सामाजिक प्रतिष्ठा, योग्यता, मनोदृष्टि। देखिए योग्यता और मनोदृष्टि को तो बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, तो आप ये सोच सकते हो। तीसरा वैसे देखिए सामाजिक प्रतिष्ठा अलग होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक कहेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से इनके कंपैरिजन में हम थोड़ा कम समझ सकते हैं। लेकिन योग्यता और मनोदृष्टि ये आपको मैंने कल ही बताया था कि एक मानसिक रूप में और योग्यता के संबंध में क्या होती है, छात्र में विभिन्नता होती है। तो जब आपने बी और सी कंफर्म कर लिया तो ए को भी आपको मिला देना है, भले ही समझना है उसका मतलब, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। यानी पालन पोषण, सामाजिक प्रतिष्ठा, योग्यता और मनोदृष्टि के आधार पर कोई दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी ऐसा कारक, ध्यान सुनिएगा, कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है। अनुक्रिया यानी जो क्रिया किसी से प्रेरित होकर जो क्रिया की जाती है उसे अनुक्रिया कहते हैं। ऐसा कारक कि जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किन को सुदृढ़ीकरण के कारक कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सुदृढ़ीकरण की देखिए डेफिनेशन लिखा गया है कि कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से किन कारकों को कारक के द्वारा समझाया जा सकता है सुदृढ़ीकरण को। तो प्रशंसा, सांकेतिक पुरस्कार, किसी कार्य में सफल होना आदि। तो ये सब सारे हो जाएंगे उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। यानी ये सब सारे कारक हैं जिनके आधार पर सुदृढ़ीकरण को क्या किया जाता है, समझाया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है, ध्यान सुनिएगा, जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है। देखिए इसमें 3 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, प्रीमैक प्रिंसिपल, थॉर्नडाइक प्रिंसिपल और पावलोव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि छात्र से जब कोई कार्य करवा लिया जाए और किसी शर्त के आधार पर कार्य करवाया जाए, कि जैसे कहते हैं ना कि आप इस बार क्लास में फर्स्ट आओगे तो मैं आपको एक साइकिल ला के दूंगा, ये चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे देखिए, जब गणित का एक छात्र अपने कार्य संपूर्ण कर लेता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में कौन सिद्धांत नियम लागू होगा, प्रेमाक सिद्धांत लागू होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट आपको ऐसे रट लेना है और आपसे अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया उस आधार पर भी आप समझे रहिएगा कि जब भी प्रेमाक सिद्धांत आएगा तो ये ऐसे, मतलब किसी कार्य के बदले कोई कार्य या कोई चीज़ देना, ठीक है, छात्र को, या उससे प्रोत्साहन में उसको कोई चीज़ उसको दे देना, ये होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस स्लाइड में अगले स्लाइड में देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट है, यस, चलिए, निम्नलिखित में से मार्फोग्राफ शब्द से क्या मतलब है। ध्यान सुनिएगा, कहा गया है निम्नलिखित में से मार्फोग्राफ शब्द से क्या मतलब। मार्फोग्राफ, देखिए मार्फो क्या होता है और ग्राफ में से क्या होता है। मार्फो यहाँ पे स्पेलिंग है और ग्राफ में से होता है करेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा, मार्फोग्राफ से संबंधित कौन है, सुधारात्मक वर्तनी, यानी करेक्टिव स्पेलिंग। अगर स्पेलिंग को करेक्ट करने की एबिलिटी किसी में होती है या करेक्ट करने की स्पेलिंग की अगर मात्रा का अगर माप किया जाए तो वो मार्फोग्राफ कहलाता है, ठीक है। और सुधारात्मक पाठन, करेक्टिव रीडिंग, देखिए रीडिंग के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, तो रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है डिकोडिंग, ठीक है, डिकोड यूज़ किया जाता है। और करेक्टिव लर्निंग, तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं एफेक्सिया, ठीक है, ध्यान रखिए एफेक्सिया। सुधारात्मक अधिगम का करेक्टिव लर्निंग एफेक्सिया। करेक्टिव बिहेवियर, तो ये सुधारात्मक ये हो जाएगा सुधारात्मक व्यवहार, तो इसे क्या कहेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, लर्निंग, ठीक है, लर्नर, अधिगम।
ठीक है, लर्नर की होगी लर्निंग, ये हो जाएगा करेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, सुधारात्मक व्यवहार यानी अधिगम का ही मीनिंग होता है सुधारात्मक व्यवहार। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब सारे इसके आंसर होंगे। इसके अलावा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि कौन सा विवरण है जो रचनावादी दृष्टिकोण, यहाँ पे क्रिएटिव है, ये क्रिएटिव इसको बोलते हैं, और अधिगम संज्ञानात्मक कॉग्निटिव सिद्धांत के अनुरूप है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पढ़िए, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते, विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं, सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग करते हैं। देखिए ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत की सारी विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं और ये आती हैं, इसमें शामिल होती हैं। यानी जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत रचनावादी दृष्टिकोण और अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप होते हैं। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं और विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं, सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं। ये सब सारे हो जाएंगे इसमें आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। ध्यान सुनिएगा, हम वस्तुओं, परिस्थितियों, घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में जब कोई संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। मतलब अगर हम किसी वस्तु या घटना के बारे में एक कहेंगे पूर्व संयोजित, जैसे एक सेकंड, हाँ संयोजित है, संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं तो उसको एक शब्द में क्या बोला जाएगा। तो स्मरण शक्ति, मेमोरी, याद करना होता है, कॉग्निशन भी एक कहेंगे कि समझने की वो है प्रक्रिया है, संज्ञान। तो ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्कीमा होगा। यानी स्कीमा के अंतर्गत क्या होता है, स्कीमा शब्द प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति वस्तु में घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करता है तब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी जानकारी को जब अपने अंदर ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं, आत्मसात कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आत्मसात यानी आत्मसत्व स्वयं में, और साथ में इसका धारण करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग शिक्षक या प्रशिक्षक विभिन्न गतिविधियों में प्रयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता करते हैं। ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग है जो शिक्षक या प्रशिक्षक विभिन्न गतिविधियों में उपयोग समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या फिर प्रत्यक्ष रूप शिक्षार्थी की सहायता करते हैं। तो मचान या स्कैफोल्डिंग, संज्ञान, सुदृढ़ीकरण, और डी है क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मचान या स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप इन शब्दों को जरूर ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। पहले ध्यान दीजिएगा, किन शब्द का प्रयोग शिक्षक या प्रशिक्षक विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों या सुझावों या फिर प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको सेंटेंस आता है तो मचान या स्कैफोल्डिंग इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। आपको पता है कि हम रेगुलर बेसिस पर मिनिमम 10 क्वेश्चंस लेके आते हैं और 10 क्वेश्चन संबंधित आपको व्याख्याएं प्रोवाइड करते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जो नए हैं, और साथ में बेल आइकन भी पुश कर दीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा इससे। और इसके साथ साथ यूजीसी नेट से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 9807781640। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप समाजशास्त्र और समाजशास्त्र से के अलावा यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं, या उसके मटेरियल भी अगर आपको वो चाहिए तो आप मटेरियल या क्लास के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।